नमस्कार दोस्तों, एनआईएस गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। भूगोल पढ़ने वाले सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम भूगोल विषय का इकाई 2 का अध्ययन करेंगे। विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा था कि कोई भी देश स्वर्ण से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले स्त्रियों और पुरुषों से मजबूत बनता है। इसी प्रकार परिवार भी घर में रहने वाले सदस्यों से बनता है। यदि बहुत बड़ा मकान हो और उसमें रहने वाला कोई ना हो तो उस मकान का कोई मूल्य नहीं है। किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष हैं, कि प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे। क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गाँव में रहते हैं, क्या वे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, क्या काम करते हैं। यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हमें इस इकाई में अध्ययन करना है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या लगभग 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है। यह हम जनसंख्या की वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना के संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे। पहले हम विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जननांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं इस बात से लगाया जाता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग पर निवास करता है तथा विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। आइए इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो डार्क शेड में कंट्रीज दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन निवास करती है। तो आप देखेंगे कि पूरे विश्व में कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन की घनत्व या डेंसिटी या अत्यधिक पॉपुलेशन वहाँ अवेलेबल है, और मोस्ट ऑफ द पार्ट पर, चाहे वो उत्तरी विश्व का क्षेत्र हो या दक्षिणी विश्व का क्षेत्र हो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ओर पॉपुलेशन का निवास बहुत कम है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जो कंट्री है वह चाइना है, उसके बाद इंडिया, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रसिया, मैक्सिको, जापान, इथियोपिया, फिलीपाइंस, इजिप्ट और वियतनाम। तो ये मोस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ हैं। ये 2019 का आंकड़ा है। और यहाँ पर पॉपुलेशन घनत्व क्यों ज़्यादा है, क्या रीजन्स हैं, इसके बारे में अभी हम आगे अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक है जनसंख्या का घनत्व अर्थात डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है, अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको निकालने का जो फार्मूला है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया, अर्थात जनसंख्या का घनत्व निकालने के लिए सबसे पहले वहाँ की कुल कितनी जनसंख्या है और कुल कितना क्षेत्रफल है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी प्रदेश का क्षेत्रफल माना कि 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या उसमें 1,50,000 है। तो जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए घनत्व का जो फार्मूला है, डेंसिटी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी है, 1,50,000, 1,50,000, और क्षेत्रफल जो है वो 100 वर्ग किलोमीटर है। तो यह आ जाएगा आपका 1,500 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। इस तालिका में आप देख सकते हैं कि विश्व में जो जनसंख्या घनत्व है, एशिया महाद्वीप में विश्व की जो जनसंख्या है उसका 59.5% लोग यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कंट्रीज़ में, उसके बाद उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया कंट्रीज़ में सबसे कम पॉपुलेशन पाई जाती है। विश्व में जनसंख्या के घनत्व को एक चित्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है। इस मानचित्र में आप देख रहे हैं कि जो डार्क साइड वाले कंट्रीज़ हैं
जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया, यहाँ पर सबसे अधिक घनत्व है। और रसिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यहाँ पर जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। यहाँ पर की दी गई है, जो डार्क है कलर से दिया गया है, ओवर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर निवास करते हैं। चाइना में 100 to 250 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर व्यक्तियों का निवास है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम डार्क एरियाज हैं वहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी है, और जो येलो कलर से यहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पर डेंसिटी बहुत कम पाई जाती है। जनसंख्या वितरण और घनत्व को समझने के बाद अब प्रश्न उठता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से कारक हैं। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को हम लोग मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है भौगोलिक कारक अर्थात ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, दूसरा आर्थिक कारण इकोनॉमिक फैक्टर्स, और तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। भौगोलिक कारक में सबसे पहले आता है जल की उपलब्धता। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौ संचालन में प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र में हैं। दूसरा जो भौगोलिक कारक है वो है भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। सबसे ज़्यादा लोग मैदानी इलाकों में बसना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन के लिए, सड़क निर्माण के लिए और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदानी भाग सब लोग जानते हैं कि वहाँ विश्व की सर्वाधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है। हिमालय के पर्वतीय भाग बहुत ही विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आते हैं। जो भौगोलिक कारकों का तीसरा जो मुख्य बिंदु है वह है जलवायु। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु कारक इतिहास में आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। भौगोलिक कारकों में जो अन्य एक प्रमुख कारक है वह है मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि एवं इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं, ये जो मिट्टी होती हैं, गहन कृषि का आधार बनती हैं। यहाँ पर कई प्रकार की कृषि की जाती है। भारत में भी उन क्षेत्रों के नाम आप बता सकते हैं। अभी हम आपको उनकी चर्चा करेंगे कि भारत में वो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, जहाँ के मिट्टी दोमट है, और दोमट मिट्टी होने के कारण ऐसे कौन से रीजन्स हैं जिसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो जहाँ कम उपजाऊ मृदा होती है वहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा हम वर्णन करेंगे आर्थिक कारकों के ऊपर कि ऐसे कौन कौन से वो आर्थिक कारक हैं जो कि हमारी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे प्रथम है आपका खनिज। खनिज निक्षेपों में युक्त उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। ये सभी जानते हैं जहाँ खनिज होगा वहाँ उद्योग स्थापित हो जाते हैं, और उद्योग ही किसी व्यक्ति विशेष को ठहरने के लिए मजबूर करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियाँ रोजगार उत्पन्न करते हैं। अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुँचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तामापेटी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है। इसका आर्थिक कारकों में से अगला कारक है वो है नगरीकरण। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर आकार में बढ़ जाते हैं। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। आर्थिक कारकों में जो अगला कारक है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन, परिचालक,
दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश हो, चाहे हमारा भारत का मुंबई या दिल्ली प्रदेश हो, यह उद्योगों की यहाँ पर उपस्थिति है, इस कारण ये दोनों बहुत ही सघन बसे हुए हैं। इसके बाद जो अगला रीजन है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला, वह है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। कुछ स्थान जैसे धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण बहुत अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को बृहद जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो अभी हम आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे। जनसंख्या परिवर्तन के घटक और जनसंख्या वृद्धि की क्या प्रवृत्तियां हैं, इनका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। यह वीडियो चूंकि काफ़ी लंबा हो चुका है, तो दोस्तों आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगले वीडियो की लिंक अपने इस वीडियो में दे देंगे और इसके पहले भी जो पूर्व का फर्स्ट लेसन पढ़ा चुके हैं उसकी लिंक भी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बाद अब हम नज़र डालते हैं जनसंख्या भूगोल की कुछ ऐसी आधारभूत संकल्पनाओं पर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जिसमें सबसे पहले है जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि ऐसे दो समय अंतरालों के बीच का एक विशेष क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि 2001 की जनसंख्या देखें तो उस समय 102 करोड़ के लगभग थी और 2011 में जाकर के यही जनसंख्या 121 करोड़ हो जाती है। जब हम 2011 की जनसंख्या में से 2001 की जनसंख्या घटाते हैं तो यह लगभग 18.15 करोड़ आती है। यही वास्तविक संख्या है। जो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि हुई है वह लगभग 18.15 करोड़ है। दूसरा है जनसंख्या की वृद्धि दर अर्थात ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को निकालने के लिए जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसको यदि हम जब प्रतिशत में या परसेंटेज में उसको व्यक्त करते हैं तो वह जनसंख्या की वृद्धि कहलाती है। अगला है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि अर्थात नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालने के लिए पर्टिकुलर समय में या समय अंतरालों के बीच में विशेष क्षेत्र विशेष में जन्म हुए बच्चों में से जितने उस समय में समय अंतराल के बीच में उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जितनी मृत्यु हुई है उसको घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो वह हमारी प्राकृतिक वृद्धि या नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकलती है। अब इसके बाद देखते हैं जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है। यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि जन्म में से मृत्यु को घटाते हैं, अर्थात यहाँ पर जन्म में से जब मृत्यु घटाई जाती है तो वो हमारी वास्तविक वृद्धि निकलती है जनसंख्या की कितनी है, और आप्रवास में से उत्प्रवास निकालते हैं अर्थात कितनी पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर जगह पर आई और कितनी वहाँ से गई। उन दोनों का जोड़ जन्म मृत्यु के बाद जो बचा है और आप्रवास और उत्प्रवास के बाद जो संख्या बची है उन संख्या को जोड़ते हैं तो वह हमारी वार्षिक वृद्धि होती है। इसके बाद है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। यह जरूरी नहीं है कि जनसंख्या हमेशा बढ़ती ही रहे, कभी कभी जनसंख्या घटती भी है। तो सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है। यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। यदि जन्म दर कम है और मृत्यु दर अधिक है या मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, जन्म दर बहुत कम है, तो ऐसी संख्या में या ऐसे समय में जनसंख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या कहीं पर्टिकुलर उस किसी स्थान पर जब किसी अन्य देश से लोग आकर के अधिक संख्या में स्थायी रूप से प्रवास कर जाते हैं, वहाँ पर निवास कर जाते हैं, तब भी जनसंख्या अचानक बढ़ जाती है, जो कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाती है। ऋणात्मक वृद्धि कब होती है? नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यदि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए या उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। जब जनसंख्या पर्टिकुलर किसी समय कम होती है दो समय अंतरालों के बीच में तो वह ऋणात्मक या नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहलाती है। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं। तो दोस्तों अभी आपने
जनसंख्या भूगोल की आधारभूत संकल्पनाओं को समझा। इसके बाद अध्ययन करेंगे हम जनसंख्या परिवर्तन के घटक।